रेगुलर। यूनिट 2 यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से भारत एवं यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। 15वीं शताब्दी के अंत में हुई भौगोलिक खोजों ने भारत व यूरोप के व्यापारिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। पुर्तगाल एवं स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। बार्थोलोम्यो डियाज को पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय ने यात्रा पर भेजा। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर को तूफानों का अंतर्द्वीप कैप ऑफ स्टॉर्म कहा, लेकिन जॉन द्वितीय ने इसका नाम उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप रखा। उत्तमाशा, ठीक है, उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप रखा। और 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की। इसने की थी, किसने की थी? बार्थोलोम्यो डियाज ने। और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्रम देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है, डेनमार्क वाले। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, ठीक, उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। और सबसे बाद में यही गए 1960 में गोवा से, ठीक है। पुर्तगाली डच अंग्रेज डेनिश एंड फ्रांसीसी। नोट, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1600 ईस्वी में इसे भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला, किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित होकर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में आई। और स्पेनिश कंपनी चीन तक ही सीमित रही, भारत नहीं आई स्पेनिश वाली। और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1798 में आए और सबसे अंत में 1961 में गए थे। और भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां उनके ध्रुवीकृत व्यापारिक केंद्र थे, जिनमें बड़े गोदाम होते थे। भारत में यूरोपीय कंपनियां लिखते हैं। देश, कंपनी, स्थापना वर्ष पुर्तगाली। कंपनी का नाम एस्तादो दो इंडिया, 1798। और हॉलैंड, देश हॉलैंड की थी वेरिंगते ओस्ट इंडिशे कंपनी, ये 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1599 में स्थापित हुई थी, 1600 ईस्वी में भारत आई थी, ठीक है। और उसके बाद डेनमार्क की है ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1616 में बनी थी। फ्रांस की कंपनी देश इंड से ओरिएंटलेस, ये 1664 में बनी थी, 1664 में। उसके बाद स्वीडन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1731 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व यूरोपीय यात्री था। वो अब्दुल मनिक नामक गुजराती पद प्रदर्शक की सहायता से भारत आया था। वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने भेजा था और पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने 17 मई 1798 को कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। और कालीकट वर्तमान में इसका नाम कोझिकोड है। और उसके शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, किंतु अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। जमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी। जमोरिन क्या थे? हिंदू शासकों की उपाधि थी कालीकट की। और भारत से वापस जाते समय वास्को डी गामा जहाज़ में काली मिर्च भरकर ले गया, जिस पर उसे 60 गुना फायदा हुआ। इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। और 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट आया। कौन आया था? पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत पहुंचा, भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1502 में ये वापस आया था। और वास्को डी गामा ने 1524 में तीसरी बार भारत यात्रा की। पहली बार कब आया था? 1798 में। दूसरी बार 1502 में आया था। और तीसरी बार कब आया था? ये 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत की यात्रा की। और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई तीसरी यात्रा में, और कोची में उनको दफनाया गया था, ठीक है। और पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी स्थापित की। और पहला किला है जो बनाया था पुर्तगालियों ने, कब? 1503 ईस्वी में कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 में स्थापित की। कहाँ की थी? कन्नानूर में स्थापित की।
ठीक है, दूसरी फैक्ट्री। और पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला या दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में बनाया था। कहाँ बनाया था पुर्तगालियों ने? कोचीन में बनाया था पहला किला, जिसका निर्माण अब्दुल अलबुर्क ने किया था। किसने किया था? जिसका निर्माण अलबुर्क ने करवाया था। और इस समय वायसराय नहीं था ये, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था ये। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1505 से 1509 इसका शासनकाल है। और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, और ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसने अल्मीडा ने अपनाई थी। और शांत जल की नीति भी इसको कहते हैं। और इस नीति का उद्देश्य भारत व व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने हेतु समुद्र पर नियंत्रण रखना था। और इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियाँ बसाई और आंतरिक भागों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया। इसके कारण वो आंतरिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने फायदा उठाकर आंतरिक रूप से सत्ता मजबूत की और उनको बाहर कर दिया। और अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को छाउल की लड़ाई में पराजित कर दमन एवं दीव पर अधिकार किया था। ठीक है, कब? 1509 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अलबुर्क आता है 1509 से 1515 तक इसका शासनकाल कार्यकाल रहा। और अल्फांसो डी अलबुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में भारत में स्क्वाड्रन के रूप में आया और 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क का उद्देश्य पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना करना था। और भारत में बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में काम किया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और बाद में 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बना। और पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में था। और इंक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। और भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अल्बुकर्क ने सेना में भारतीयों को भर्ती किया लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। ठीक है, अल्बुकर्क ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मल्लाक्का और हरमुज पर भी अधिकार किया था। पूछा जा सकता है कि मल्लाक्का और हरमुज पर अधिकार किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। ठीक, कब किया था? 1511 ईस्वी में। और अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगाल को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके बाद आता है नीनो डी कुना, 1529 से 1538 तक इनका शासनकाल रहा। और पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुना 1529 से 1538 ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। डी कुना ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली कहाँ बंगाल और दीव में भी पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई और बसिन पर भी अधिकार दिया था, कर लिया। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगाली नागपट्टनम कहाँ पे? तमिलनाडु में बंदरगाह का प्रयोग करते थे। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए कौन सा बंदरगाह? नागपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर ने उन्हें हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। शाहजहाँ की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया गया। और पुर्तगालियों के भारत में दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि अरबों व डेनिश के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना। ठीक है, दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। और पुर्तगाली कंपनी का वाणिज्यिक उद्देश्य काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर कॉर्ड्स द्वारा एकाधिकार कर लिया और उन्हें कॉर्ड्स बद्दी या आर्मेड बद्दी काफिला कहते हैं। और बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाज़ों का अरब सागर में प्रवेश निषेध था, वर्जित कर दिया गया। ठीक है, अरब व्यापारी पुर्तगालियों के विरोधी हो गए और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कॉर्ड या परमिट लेना पड़ा। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? कार्ड्स कहलाते थे। नोट, अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के कैम्बे खंबात की खाड़ी में हुआ था। और कार्ड्स एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने वाला एक दस्तावेज था। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के समय कासिम खां बंगाल का गवर्नर था, उसने है जो पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया कलकत्ता में। और अंग्रेजों ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह कहते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा
1542 से 1545 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत उसके समय आया था, डिसूजा के समय, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1542 से 1542 से 1545 और जेसुइट पादरी। पुर्तगाली धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और तथा डकैती व लूट मार उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा था, अतः वे भारत में अलोकप्रिय व असफल हुए इसके कारण, ठीक है। पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और 16वीं सदी में पुर्तगाली यांत्रिक घड़ी भी भारत में लाए। ये जो है ये पहला यूपीएससी में पूछा गया था 2024 या 25 में। काजू, अनानास और एक और चीज़ थी, ठीक है। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई तथा भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पति पर प्रथम पुस्तक 1563 ईस्वी में गोवा से प्रकाशित हुई। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। ये देखो, ये जो भारत में प्रभाव क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फैक्ट आप रख लो, ठीक है। और 16वीं सदी में यांत्रिक घड़ी है वो भी पुर्तगाली भारत में लाए थे। और 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में, ठीक है। और तथा भारतीय जड़ी बूटियों, इस समय अकबर शासक था, ठीक है। तथा भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पति पर प्रथम पुस्तक 1563 ईस्वी में गोवा से प्रकाशित हुई थी। और पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शिला की शुरुआत की थी। किसकी? गोथिक स्थापत्य शिला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। और चौथा है कि पुर्तगालियों के साथ ही ईसाई मिशनरी है वो भी भारत आए थे। तो ईसाई मिशनरी सबसे पहले किसके साथ आए थे? भारत पुर्तगालियों के साथ आए थे, ना कि अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक। पुर्तगालियों के साथ आए थे। पुर्तगाल का 1580 ईस्वी में स्पेन के शासक फिलिप ने विलय कर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया और स्पेन व पुर्तगाल 1646 ईस्वी तक संयुक्त रहे। 1588 ईस्वी में इंग्लैंड ने स्पेनी जहाजी बेड़े अरमेडा को पराजित करके स्पेन एवं पुर्तगाल की अजयता का मिथक तोड़ा। 1622 ईस्वी में फारस के शाह के साथ संधि कर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज यानी कि हरमुज जल संधि है उसको छीन लिया। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि के अनुसार, किसकी? मैड्रिड की संधि के अनुसार पूर्व में अंग्रेजों व पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक शत्रुता बंद करना तय हुआ। जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी के कैथरीन डेंगाजा से विवाह किया तो पुर्तगाल ने 1661 में मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में दे दिया। 1739 ईस्वी में सालसेट व बसीन पर मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। किसने? मराठों ने। कब? 1739 को। किस पर? सालसेट और बसीन पर। किसको हराया? पुर्तगालियों को हराया। किसने हराया था? मराठों ने। उसके बाद देखते हैं डच या हॉलैंड। भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलिस द हस्तमन था। जॉन यूंगेवा लिंकोटन नामक डच यात्री 1583 या 83 ईस्वी में गोवा आया, ठीक है। वह पूर्वी जगत की समुद्री यात्राओं पर एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी। और भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश को मछलीपट्टम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। तो प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टम में, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कब किया था? 1605 ईस्वी में किया था, ठीक है। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिगिंदे ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। और इससे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। इसमें युद्ध व संधि करने, किले बनाने, भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी शामिल था, ठीक है। तो अधिकार पूछा जा सकता है क्या? युद्ध करने का, किले बनाने का और भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी शामिल था। कितने? 21 वर्षों का, ठीक है। और भारत में शीघ्र ही डच कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना ले लिया और धीरे धीरे उन्हें मसाला द्वीप समूह इंडोनेशिया से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। और 17वीं शताब्दी में पूर्व के मसाला व्यापार पर डचों का एकाधिकार हो गया। 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी और ये सहकारी प्रणाली पर काम करती थी। मसाले इंडोनेशिया से प्राप्त होने के कारण इंडोनेशिया ही डच कंपनी का प्रमुख केंद्र बन गया और यहीं भारतीय
अफीम के निर्यात पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। डचों ने पुर्तगालियों से 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मल्लक्का व 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीत लिया। किसने? डचों ने। कहा किनसे? पुर्तगालियों से। ठीक है। मल्लक्का कब? 1641 में और 1658 में श्रीलंका। ठीक है। और भारत में डचों का मुख्यालय क्या था? नागपट्टनम था, जो कि तमिलनाडु में डचों का मुख्यालय था। पुल्लिकट आंध्र प्रदेश में 1610 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया और पुल्लिकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण पैगोडा सिक्के डाले। और भारत में पुल्लिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं थी। डचों द्वारा भारत में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण कोठियाँ देखते हैं। पुल्लिकट 1610 ईस्वी में, उसके बाद ये सूरत 1616 ईस्वी में, ध्यान रखना सूरत में भी की थी। विमली पट्टनम 1641 में, करिकाल 1645 ईस्वी में, चिनसूरा 1653 ईस्वी में, कोचीन 1663 ईस्वी में और नागपट्टनम या कासिम बाजार पटना या बालासोर ये आपकी हुई थी 1658 ईस्वी में। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? बंगाल में। और पीपली में स्थापित की गई। कहाँ गई थी? पीपली में। कब? 1627 में। कहाँ? बंगाल में। और लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री ले जाई गई। 1690 ईस्वी के बाद पुल्लिकट के स्थान पर नागपट्टनम को कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। सिनसूरा में डचों ने 1653 ईस्वी में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया गया। बंगाल में डचों का सही व्यापार 1653 ईस्वी में शुरू हुआ और जब उन्होंने सिनसूरा में 1653 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की। अंत में 1805 ईस्वी में अंग्रेज डचों को सिनसूरा व मल्लक्का के बदले सुमात्रा का टापू देकर भारत से पूर्णतः बाहर कर देते हैं। डच भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम बार भेजे थे। ये भी पूछा गया है यूपीएससी में। कब पूछा गया था आई डोंट नो, बट ये पूछा हुआ है। ठीक है। डच भारत से क्या? नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम बार भेजते थे। ठीक है, लेके जाते थे। क्या क्या? नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम। ठीक है। और नील का निर्यात मछलीपट्टनम से होता था। नील का निर्यात कहाँ से होता था? मछलीपट्टनम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मछलीपट्टनम से होता था, जो कि आंध्र प्रदेश में। और डच लोग भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। जो डच लोग हैं वो मुख्यतः भारत में किसका व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते थे। मालाबार तट पर किसका करते थे? मसालों का। और कोरोमंडल पर सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। और भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि वस्त्र को निर्यात करने का प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, या किसको जाता है? तो ये डचों को जाता है वस्त्र निर्माण। और डच भारत से सूती वस्त्र खरीदकर मसालों के बदले दक्षिण पूर्व एशिया, ईस्ट इंडीज़ में बेच देते थे। ठीक है। वहाँ पे है जो पहले देखो भारत से सूती वस्त्र खरीदते हैं, उसके बाद वहाँ जाके बेचते हैं। ठीक है। और वहाँ जाके मसाले खरीदते हैं। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में भारत एवं जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व डचों का था। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का जो प्रभुत्व था वो किसका था? डचों का था 17वीं शताब्दी में। ठीक है। और डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर किसको अधिक महत्व दिया? वस्त्रों के निर्यात को। ठीक है। और डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने वे नहीं टिक पाए। वो डचों ने इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया, लेकिन वे अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और डचों ने इंडोनेशिया पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। तो भारत से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर किसको? डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को। और डचों ने अपने प्रारंभिक मालखाने गुजरात और बिहार में स्थापित किए थे। प्रारंभिक मालखाने कहाँ? गुजरात और बिहार में। 1653 ईस्वी में जब हुगली के निकट चिनसूरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, हुगली के निकट डचों ने पैर जमा लिए तो उन्होंने उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर पर अधिक ध्यान नहीं दिया। और डचों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर से 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया गया। ठीक है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया गया। और अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में हुगली के निकट बेदरा के युद्ध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में हुगली कोलकाता के निकट बेदरा के युद्ध में, कौन सा युद्ध? बेंदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित दिया। किसने? अंग्रेजों ने। किसको? डचों को।
कब? 1759 ईस्वी में। युद्ध का नाम क्या है? बेदरा के युद्ध में डचों को अंतिम या निर्णायक रूप से हरा दिया। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नल फोर्ड ने। किसने किया था? कर्नल फोर्ड ने। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। किसके विरुद्ध? डचों के विरुद्ध। कब हुआ था? 1759 को। किसने? अंग्रेजों ने। या और इस समय गवर्नर कौन था? ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों का गवर्नर कौन था उस समय? गवर्नर था लॉर्ड ये क्लाइव था। जबकि इसका युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कर्नल फोर्ड ने किया था। और भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण उसकी कमज़ोर समुद्री शक्ति होना। डचों का कारण क्या था पराजय का? कमज़ोर समुद्री शक्ति होना। डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में होना तथा कंपनी के भ्रष्ट व अयोग्य अधिकारी थे। ये सीधे जो कंपनी वो सरकार के अंडर में आती थी तो तुरंत फैसले नहीं ले पाती थी, तो ये भी उनका कारण था कमजोरी। अब देखते हैं अंग्रेज। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य व्यापार था। ठीक है, उद्देश्य मैंने ये था व्यापार। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टेफेंस थे। कौन था? थॉमस स्टेफेंस। फादर थॉमस स्टेफेंस था, जो पादरी के रूप में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 को गोवा आया था। स्टीफेंस पादरी के रूप में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। दूसरा अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था, जो 1588 से 1591 के बीच भारत में रहा। वो आगरा व फतेहपुर सीकरी गया। फिंच के अनुसार आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था। पहला कौन था? रॉल्फ फिंच था। और फिंच ने 1588 से 1591 के बीच भारत रहते हुए फतेहपुर सीकरी व आगरा में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर सूरत में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। 1578 ईस्वी में अंग्रेज नाविक व समुद्री डाकू सर ड्रेक ने भारत से लिम्बन जा रहे एक पुर्तगाली जहाज़ को लूटा, तो इससे अंग्रेज़ों को भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। 1588 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने स्पेन के जलीय बेड़े आर्मेडा को जब शिकस्त दी तो स्पेन व पुर्तगाल की शक्ति कमज़ोर हुई और अंग्रेज़ भारत की ओर आकर्षित हुए। ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। किसको? लीवेंट कंपनी को। और 1599 ईस्वी में जॉन मिंडेनहॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है। और मिल्डेनहॉल 1603 ईस्वी में आगरा पहुंचा। उसने अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने की कोशिश की और वह 7 वर्ष तक भारत में रहा। उत्तर पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिंडेनहॉल था। और ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारी के नाम से पहचाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार की मांग की तथा 24 सितंबर 1599 के दिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई, जिससे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का? 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया तथा ये प्रावधान भी किया गया कि इसे 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। कितने थे? 217 साझेदार थे। प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। और 1833 के एक्ट में कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ठीक है, ये 1833 के चार्टर एक्ट में किया था। ठीक है। और जेम्स लैंकेस्टर 1601 से 1603 ईस्वी की यात्रा के दौरान कंपनी के कमांडर थे। उन्होंने रेड ड्रैगन जहाज़ से यात्रा की और वे भारत की मुख्य भूमि नहीं आए और निकोबार द्वीप से सुमात्रा चले गए। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सरकारी हैसियत से आने वाला प्रथम अंग्रेज था।
अगर पूछा जाए कि सरकारी हैसियत से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, ठीक है, जहाज कौन सा था, हेक्टर, जिसे हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को लेकर पहुंचा। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम किलिंग था। 1608 ईस्वी में कंपनी इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। कब पहुंचा, 1608 में, कहाँ, सूरत में। और वह अपने राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र भी मुगल सम्राट के लिए लाया था। अपने राजा का जेम्स प्रथम का एक पत्र भी मुगल सम्राट के लिए लाया था। और वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आया था। किससे, जहांगीर से मिलने आगरा गया। और हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। किस भाषा में, तुर्की भाषा में बात की। हॉकिंस को फारसी व तुर्की भाषा की अच्छी जानकारी थी, ठीक है, और एवं उसे पूर्वी देशों का बहुत अधिक प्रत्यक्ष अनुभव भी था। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान की तथा फिरगी खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी। और जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने व बसने की अनुमति दी। तब अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बाद में जहांगीर ने पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी और अंग्रेज़ों को सूरत छोड़ने का आदेश दिया। तब सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी। कैप्टन हॉकिंस के पश्चात मिडलेटॉन 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी कंपनी का जहाज सूरत में उतारने में सफल हुआ। और नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट ने स्वाली हॉल के युद्ध में पुर्तगालियों को परास्त किया। इससे पुर्तगालियों की भारत में अजयता का मिथक टूटा और मुगल दरबार में भी अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में टॉम्स एल्डवर्थ के नियंत्रण में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। किसके नियंत्रण में, टॉम्स एल्डवर्थ, ठीक है, 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने। सर टॉमस रो, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। वह जनवरी 1616 को जहांगीर से अजमेर में मिला। कहाँ मिला, अजमेर में मिला था जहांगीर से। और टॉमस रो 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा, 3 वर्षों का लगभग, ठीक है। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की और इससे पहले कि हॉकिंस यह अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था। और टॉमस रो की पुस्तक का नाम पूर्वी द्वीपों की यात्रा है। इसकी पुस्तक टॉमस रो की है। और दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और पेट्टापुली में 1611 में स्थापित किया था। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेज फैक्ट्री कौन सी, मसूलीपट्टनम में ही स्थापित हुई थी, जबकि प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित हुई थी। वैधानिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी और पहली 1608 में सूरत में स्थापित हुई थी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान नाम अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान प्रदान किया, ठीक है, सुल्तान ने गोल्डन, और जिससे अंग्रेज़ों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया गया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज़ ने चंद्रगिरी के राजा दरमिला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास में अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन नामक किला 1641 में बनाया। ये भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम किला था, सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास में। और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। किसको, फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज़ कारखाने की स्थापना की। बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज़ कारखाने खोले गए। 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज़ डॉक्टर बोटन द्वारा शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक निशान विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा
और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन कर दी गई। और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के साथ द्वितीय से हुआ और पुर्तगाल ने चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। गोराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक कौन? गोराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक बम्बई का दूसरा गवर्नर रहा। उसने बम्बई नगर की स्थापना की, गोदी का निर्माण करवाया और टकसाल स्थापना करवाई। वो बम्बई की किलेबंदी की। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सिडेंट बम्बई का पहला गवर्नर था। गेराल्ड ओंगियार ने लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। 1687 ईस्वी में जब सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती राजधानी हो गई तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से बम्बई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों से खतरा महसूस हो रहा था। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज था। कौन था? बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर, ध्यान रखना, अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हेजेज था। और औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान द्वारा अंग्रेजों पर छूंगी दर 2% से बढ़ाकर 3.5% की एवं 1.50 लाख मुआवजा 1.5 लाख मुआवजा के तौर पर वसूल किया था। ठीक है। और अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली से बाहर खदेड़ दिया। वह कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को बाहर निकाल दिया। शाइस्ता खान ने ब्रिटेन कंपनी को बंगाल में एक कुत्सित यानी कि नीच, झगड़ालू लोगों व बेईमान व्यापारियों की कंपनी कहा था। 1690 ईस्वी में जॉब चॉर्नोक बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में आए और उन्होंने 1691 ईस्वी में सुतनानी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्दवान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को सुतनानी के किलेबंदी की जरूरत पड़ी। 1698 से 1699 में बंगाल के सूबेदार अजीम मुसान की अनुमति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में सुतनानी, गोविंदपुर व कालीकटा की जमींदारी खरीदी। इन तीनों कामों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जॉब चॉर्नोक ने डाली और फोर्ट विलियम का किला सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया। 1700 ईस्वी में चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया और इसी साल बंगाल कलकत्ता को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया गया। औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में भारत में रहने वाले समस्त यूरोपीय लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया। कब? 1694 ईस्वी में। और इससे 1698 ईस्वी में जनरल सोसाइटी संसदीय अधिनियम द्वारा अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी की स्थापना इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट नाम से की गई। नई कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए 1698 ईस्वी में विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में सम्राट विलियम तृतीय का राजदूत बनाकर भेजा। और 1702 ईस्वी में चार्टर ऑफ यूनियन द्वारा दोनों कंपनियों का विलय करने का निर्णय किया गया और 1708 और 9 में संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस विलय में गोडो-लिप्टन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे गोडो-लिप्टन समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखा हमने। दस्तक या शुल्क मुक्त व्यापार 1715 ईस्वी में जॉन सूरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिला। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था जिसने फर्रुख शेर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। फर्रुख शेर ने 1717 ईस्वी में फरमान दस्तक जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और कंपनी के बम्बई में डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता दी व सूरत में 10,000 रुपये सालाना अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया एवं कलकत्ता में 38 गांवों की भूमि खरीदने की अनुमति दी गई।
और 10 तक निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र था। और ने फर्रुखसियर के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर के फरमान को बंगाल में नियंत्रित करने का प्रयास किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। ईर्ष्या से मुक्त व्यापार करने अंग्रेज व्यापारी इंटरलोपर कहलाते थे। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। कंसल्टेशंस, ठीक है। और कंपनी के वे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार करते थे उन्हें दस्तदानगात कहते थे। क्या? दस्तदान, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम बिहार से प्राप्त होता है। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था। यूरोपीय व्यापारियों की कंपनियों के कारखाने, फैक्ट्री केवल भंडारगृह होते थे। स्विट्जरलैंड के लेखक लैंडस्टोन ने यूरोपियों के भारत के प्रति आकर्षण के बारे में कहा कि भारत जाने के अनेक रास्ते व माध्यम हैं, परंतु उद्देश्य सबका एक ही है, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना जो धन से भरपूर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था, लेकिन भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय सम्राट जहांगीर था। प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय कौन था? जहांगीर था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। यूरोपवासी भारत में प्रौद्योगिकी की वस्तुओं में अश्वचालित वाहन, बीज वपरित लोह लंगर, हॉर्स ड्रिवन कैरेज एंड सीट ड्रिलिंग, आयरन एंकर अपने साथ लाए थे। ठीक है, ये अपने साथ लाए थे। और यूरोपीय वॉल्टर रेनहाल्ट सांब्रे, जिन्होंने भारत में कई रियासतों में सैन्य सेवा प्रदान की, इनकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी बेगम समरू सरदना मेरठ की शासिका बनी और यहाँ एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण भी करवाया। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई। और लुई चौदहवें के मंत्री कॉलबर्ट ने 1666 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इनसे ओरिएंटलेस की स्थापना की। यह फ्रांस सरकार की कंपनी थी जो मुख्यतः एक सरकारी उपक्रम या राज्य उद्यम की भांति काम करती थी। कॉलबर्ट ने कंपनी को 30 लाख फ्रैंक की राशि अग्रिम दी तथा प्रथम 10 वर्षों में कंपनी को होने वाली किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई का राज्य द्वारा किए जाने का आश्वासन दिया गया। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकायस कैरोन ने सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कैरो 1667 ईस्वी में भारत अभियान के लिए रवाना हुआ। 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉमस छीन लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने विल्कोडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त कर वहां 1674 ईस्वी में पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई। किसने? फ्रैंको मार्टिन ने। और फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी का पांडिचेरी मुख्यालय था। बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1674 ईस्वी में दी गई जगह पर 1690 और 1692 ईस्वी में चंद्रनगर नामक बस्ती बनाई। ठीक है। और चंद्रनगर की बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चंद्रनगर बस्ती को 1701 ईस्वी में पांडिचेरी पूर्व में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर। और फ्रैंको मार्टिन द्वारा पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। फोर्ट लुई का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंको मार्टिन द्वारा। कहाँ? पांडिचेरी में। पांडिचेरी को 1693 ईस्वी में डचों ने जीत लिया। इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी को 1693 ईस्वी में किसने जीत लिया? डचों ने जीत लिया। किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा, कौन सी संधि? रिजविक की संधि द्वारा ये फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। ठीक है, कौन सी संधि? रिजविक की संधि। किससे रिलेटेड है? पांडिचेरी के रिलेटेड है। कब की है? 1693 की है।
किसने जीता था? डचों ने जीता था। किससे जीता था? पांडिचेरी से ये फ्रांसीसियों से जीत लिया था, ठीक है। और फिर रिजवी की संधि द्वारा इसको फ्रांसीसी को वापस दे दिया गया, ठीक है। और 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। 1720 ईस्वी में जॉन लॉ गवर्नर बनकर आया और फ्रेंच लोगों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में करिकाल जीता। और 1735 ईस्वी में ड्यूमा 1735 ईस्वी में ड्यूमा गवर्नर बना। इसके समय कर्नाटक पर मराठा रघुजी भोंसले का आक्रमण हुआ और जिसमें कर्नाटक का नवाब दोस्त अली मारा गया जो फ्रांसीसियों का मित्र था, ठीक है। और ड्यूमा ने दोस्त अली के उत्तराधिकारियों को शरण देकर मराठों का मुकाबला किया। इससे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने ड्यूमा को नवाब की उपाधि प्रदान की तथा हैदराबाद के निजाम मुल्क ने ड्यूमा को खिल्लत भेजी। डुप्ले 1741 से 1742 में पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। मैकाले के अनुसार डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी की स्थापना का व्यापारिक उद्देश्य के लिए की गई थी, किंतु डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद अतः अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेजी व फ्रांसीसी कंपनी में 20 वर्षों तक 3 युद्ध हुए। इस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के नियंत्रण में था। 1715 और 1776 ईस्वी तक लुई 15वां फ्रांस का सम्राट था। लुई 15वां 1715 से 1776 तक। और इसी के समय 1746 से 1761 के बीच 3 आंग्ल फ्रांसी युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध हुए। इसको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। इस समय ये पूछा जा सकता है कि इसके कंटेम्परेरी शासक कौन था? फ्रांस का सम्राट था कौन? लुई 15वां था। कौन था? लुई 15वां, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था और ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच का जो हुआ था उसका परिणाम था। डुप्ले ने मॉरिशस, पोर्ट लुइस व फ्रेंच गवर्नर लॉ बुर्दने के सहयोग से मद्रास के गवर्नर मॉर्स को 1746 में पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार के बाद डुप्ले व लॉर्ड बुर्दने के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। डुप्ले मद्रास पर अधिकार बनाए रखना चाहता था जबकि लॉर्ड बुर्दने ने 12 लाख पेगोड़ा लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। उधर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक मद्रास पर अधिकार करने हेतु भेजता है और उधर डुप्ले भी पुनः मद्रास पर अधिकार करने को लेकर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेना तैनात करता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने 1747 ईस्वी में आडियार या सेंट थॉमस के युद्ध में आडियार नदी के किनारे वहाँ पे महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया और अनवरुद्दीन अंग्रेजों के पक्ष में था। 1746 ईस्वी में डुप्ले ने मद्रास का घेरा डालकर उसे जीत लिया। मद्रास की जीत के बाद डुप्ले 1748 ईस्वी में अंग्रेज बस्ती फोर्ट सेंट डेविड को जीतने का असफल प्रयास करता है और अंग्रेज फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास करते हैं। 1748 ईस्वी में ऑक्स ला शैपेल की संधि से यूरोप में दोनों देशों में युद्ध समाप्त होने से भारत में भी दोनों कंपनियों में युद्ध समाप्त हो जाता है। ऑक्स ला शैपेल संधि, ठीक है, फ्रांस में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी, ठीक है। और ऑक्स ला शैपेल संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाता है। संधि के तहत जो ये मद्रास है वो अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाता है और बदले में फ्रांस को अंग्रेज उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1756 ईस्वी तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम था। क्या परिणाम था?
हैदराबाद में, कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकारी युद्ध का परिणाम था। यह युद्ध यूरोपीय घटनाओं को लेकर नहीं लड़ा गया था। ध्यान रखना, ये युद्ध यूरोपीय घटनाओं को लेकर नहीं लड़ा गया। जो प्रथम हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो लड़ा गया था, लेकिन ये यूरोपीय घटनाओं को लेकर नहीं लड़ा गया था। और कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई छांदा साहब के बीच विवाद था। हैदराबाद में 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग 1748 से 1750 ईस्वी में नवाब बना। किंतु नासिर जंग के भतीजे आसफ जहाँ का पुत्र मुजफ्फर जंग ने, ये इसके भतीजे, नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी और डुप्ली ने छांदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन किया। अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया अंग्रेजों ने। छांदा साहब ने 1749 में फ्रांसीसियों व मुजफ्फर जंग की सहायता से अंबर के युद्ध में, कौन सी युद्ध में, अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा उधर कुडप्पा के नवाब ने दिसंबर 1750 ईस्वी में नासिर जंग को भी मार दिया। मुजफ्फर जंग दक्कन या हैदराबाद का सूबेदार बन गया तथा छांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। इसके साथ डुप्ले की शक्ति चरम पर पहुंच गई। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर दी तथा जफर जंग की उपाधि दी और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कंपनी को मसूलीपट्टनम का नगर तथा पांडिचेरी के निकट जमीन पुरस्कार में मिली। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने दी डुप्ले को, किसकी, नवाब खां की उपाधि किसको दी थी, डुप्ले को दी थी। डुप्ले ने बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए सेना तैनात की। कर्नूल के नवाब 13 फरवरी 1751 को युद्ध में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। 1751 ईस्वी में मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद बुस्सी ने सलाबत जंग को दक्कन का सूबेदार बनाया। सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र का क्षेत्र, जो उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, पुरस्कार में दिया। किसको, सलाबत जंग ने दिया, किसको दिया, फ्रांसीसियों को दिया। आंध्र प्रदेश का था, जो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता था। उधर अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी व तिरुचिन्नापल्ली के दुर्ग में शरण ली। फ्रांसीसियों व छांदा साहब ने तिरुचिन्नापल्ली को 1751 ईस्वी में घेर लिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव के सुझाव पर अंग्रेजी सेना ने तिरुचिन्नापल्ली पर दबाव कम करने के लिए प्रसिद्ध अर्काट या कर्नाटक की राजधानी का घेरा डाला। तब छांदा साहब ने अपने पुत्र रजा खां को भेजकर अर्काट में क्लाइव को घेर लिया, लेकिन अंत में लॉरेंस की सैन्य सहायता से अंग्रेज अर्काट जीत लेते हैं। नोट, क्लाइव ने मॉर्स की जगह आए गवर्नर सैंडर्स को अर्काट का घेरा डालने की सलाह दी थी, किंतु जिसे तुरंत मान लिया गया। अंत में फ्रांस की हार हुई व छांदा साहब तंजौर पहुंचा, जहां उसकी हत्या कर दी गई व मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। मैरियट ने लिखा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी। इस हार के बाद 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया गया तथा गोडेहू को डुप्ले के स्थान पर भारत में फ्रांसीसी प्रदेशों का गवर्नर बनाया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ हुई। जो द्वितीय कर्नाटक वार हुआ था उसकी समाप्ति 1755 में हुई थी और संधि कौन सी थी, पांडिचेरी की संधि से हुई। कौन सी संधि, पांडिचेरी की संधि से हुई। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1757 से, इसके जस्ट 2 साल बाद, 1757 और 1763 तक ये चला था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार था और ये युद्ध 23 मार्च भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, शहीद भगत सिंह 23 मार्च 1757 ईस्वी को शुरू हुआ। ये युद्ध भी यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए सप्तवर्षीय 1756 से 1763 का परिणाम था, लेकिन जो सेकंड था वो नहीं था। बाकी दोनों युद्ध ही यूरोप से रिलेटेड थे। ठीक है, 1756 और 1763 का परिणाम था। और लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों से फ्रांसीसियों का मुकाबला किया व पराजित किया। 1758 ईस्वी में विशाखापट्टनम में छंदूरथी के युद्ध, कौन सा, छंदूरथी के युद्ध यानी बैटल ऑफ छंदूरथी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया। और तो वांडीवास का युद्ध भी ये कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, आयरकूट भी और वांडीवास नामक स्थान पर पराजित किया। वह फ्रेंच सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया और लाली पांडिचेरी भाग गया।
लाली पौंडीचेरी भाग गया। और मॉलेसन ने वांडीवास युद्ध के बारे में कहा कि मार्टिन ड्यूमा व डुप्ले ने जिस शक्तिशाली इमारत के खड़े करने में योगदान दिया था उसे इस युद्ध ने मिट्टी में मिला दिया और लाली की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया तथा पांडिचेरी के भाग्य को इसने चौपट कर दिया। वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण तय कर दिया। किसके? वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय तय कर दिया कि एवं अंग्रेज आधिपत्य से फ्रांस को चुनौती समाप्त हो गई। फ्रांस से चुनौती वो इसके साथ ही समाप्त हो गई। और फ्रेंच सेनापति काउंट लाली ने मद्रास को जीतने का असफल प्रयास किया और लाली चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव का था और लाली ने 1761 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा बाद में फ्रांसीसी सेना ने मुकदमा चलाकर लाली को फांसी दे दी। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होने पर भारत में भी समाप्त हो गया। युद्ध के अंत में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों की संधि कौन सी? पेरिस की संधि से हुआ था, द्वितीय कर्नाटक वॉर, ठीक है, तभी उसके साथ समाप्त हो गया। यूरोप में ये संधि हुई थी और ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया तो ये भी समाप्त हो गया। युद्ध के अंत में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी व अन्य कुछ प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए, किंतु वे इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई व भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो गई वांडीवास के युद्ध में, ठीक है, तटीय कर्नाटक वॉर। और फिजियोक्रेट फ्रांसीसी व्यापारी थे जो मुक्त व्यापार के समर्थन थे, ठीक है, मुक्त व्यापार के समर्थक थे। 1771 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने फ्रांस व्यापारी कंपनी को ही समाप्त कर दिया। और 1771 ईस्वी में किसने? फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 15वें ने फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी को ही समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के कारण देखते हैं। कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण व फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, ये बड़ी समस्या थी, ये मेन कारण था। और जिसने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के महत्व को नहीं जाना तथा समय पर फ्रांसीसी सरकार द्वारा वित्तीय एवं सैनिक सहयोग नहीं दिया गया। इंग्लैंड की नौसैनिक श्रेष्ठता फ्रांसीसी असफलता का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसेना का होना था। अंग्रेजों की बंगाल में जीत, इसके आधार पर अंग्रेजों ने अपार धन की प्राप्ति हुई। फ्रांसीसी सेनापतियों की तुलना में अंग्रेज सेनापतियों का अधिक कुशल होना, ठीक है, ये भी। और थल एवं नौसेना के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन कारण। और भारत की आज़ादी के समय 5 भारतीय क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। आज़ादी के समय कौन कौन सा? एक पांडिचेरी था, दूसरा कराईकल तमिलनाडु का, और उसके बाद माहे कहाँ का? केरला का, चंद्रनगर कहाँ का? बंगाल का है, और एक था यूनान आंध्र प्रदेश का। तो ये 5 आज़ादी के समय 5 भारतीय क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। पांडिचेरी, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरला, यूनान आंध्र प्रदेश, चंद्रनगर बंगाल, ठीक है। पहला कौन सा? पांडिचेरी। कराईकल कहाँ का? ये पांडिचेरी पुदुचेरी आज का, ठीक है, वो है। कराईकल तमिलनाडु का, कराईकल ध्यान रखना, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, फ्रांस के अधीन था आज़ादी के समय। माहे कहाँ का है? माहे गोवा में नहीं है, कहाँ पे है? केरल में। माहे कहाँ पे? केरल में। यूनान कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश में है, पुर्तगालियों के कब्जे में था आज़ादी के समय भी। चंद्रनगर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पढ़ते हैं डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते द्वारा ट्रंकोबार कहाँ पे है? तमिलनाडु में व्यापारिक कोठी की स्थापना की तथा 1776 ईस्वी में श्रीरामपुर कहाँ पे? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। श्रीरामपुर में डेनिश ने की थी, ठीक है। और श्रीरामपुर में डेनमार्क कंपनी का प्रमुख केंद्र मुख्यालय था ये। और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया और डेनिश कंपनी के लिए मिशनरी क्रियाकलाप उनके व्यापार वाणिज्यिक कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण थे, इनके लिए मिशनरी। और डेनिश कंपनी का व्यापार केवल चीन तक ही सीमित था। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 शुरू करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। थैंक यू।